हेलो गाइस, वेलकम टू मैक लर्निंग पॉइंट। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 431 से 445 तक। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 431। इसमें दो लिस्ट दी गई हैं फ्रेंड्स, फोर्सेज और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो इन दोनों को क्या करना है, करेक्टली मैच करना है। तो इसमें दिया गया है इनर्शिया फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जो अपन डैम्पिंग इक्वेशन रहती है वो हमारी क्या रहती है, ये रहती है एम एक्स डबल डॉट प्लस में सी एक्स डॉट प्लस में एस एक्स इक्वल टू जीरो। एस यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग स्टिफनेस है, ठीक है। तो एम क्या है, मास है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनर्शिया फोर्स कहलाता है, ये डैम्पिंग फोर्स कहलाता है और ये स्प्रिंग फोर्स कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मास की जगह मास हो गया इंटू में, और एक्स डबल डॉट मतलब डी एक्स स्क्वायर अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये डी टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में सी इंटू में ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी और प्लस में एस एक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये हमारा इनर्शिया फोर्स हो गया, ये डैम्पिंग फोर्स हो गया और ये एस एक्स क्या है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या रहता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है। तो यहाँ से देखते हैं अब आंसर क्या हो जाएगा। इनर्शिया फोर्स ए का क्या हो जाएगा, इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट ये हो गया, ठीक है। ए का हो गया 2, स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया फोर्थ, बी का फोर्थ, ठीक है। तो ए का 2, बी का फोर्थ और सी का क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स हो गया ये सी एक्स डॉट। तो सी का हो गया 1 और डी का क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 432। इन गियर्स इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन। तो इंटरफेरेंस कैसे होता है फ्रेंड्स, इस तरीके से जब दो गियर मीट करते हैं, ये हमारे गियर की प्रोफाइल है इस तरीके से, एक गियर ये हो गया, ठीक है, और दूसरा गियर यहाँ पे जब मीट करता है इस तरीके से, ये इनवॉल्यूट प्रोफाइल है, ठीक है, ये इस तरीके से रहती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जब ये दोनों इनवॉल्यूट और नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल जब मीट करती है तो ये हमारा फेस कहलाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला पार्ट जो है फ्लैंक कहलाता है। और यहाँ से जो सर्कल जाता है, इस पॉइंट से जो सर्कल जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, बेस सर्कल, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहता है, पिच सर्कल रहता है और इसके नीचे रूट सर्कल रहेगा। तो बेस सर्कल के नीचे जब ये टच करता है इनवॉल्यूट और नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल, तो उस समय क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब इनवॉल्यूट और नॉन इनवॉल्यूट प्रोफाइल जब मीट करती हैं तो इंटरफेरेंस होता है। मतलब द टिप ऑफ द टूथ ऑफ ए मैटिंग गियर डिग्स इनटू द पोर्शन बिटवीन द बेस एंड द रूट सर्कल। बेस और रूट सर्कल के बीच में जब दूसरा गियर की जो टिप है वो डिग करेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 433। इसमें पूछा गया, दो लिस्ट दी गई है फ्रेंड्स, इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों को मैच करना है। तो देखते हैं, ये क्वाड्रेटिक चेन साइकिल, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, डबल स्लाइडर क्रैंक चेन, क्रॉस स्लाइडर क्रैंक चेन। तो ये इनके इन्वर्जन्स हैं फ्रेंड्स। तो इन्वर्जन्स देखने हैं हमें इनके। तो देखते हैं सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के जो इन्वर्जन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इन्वर्जन में आते हैं हमारे रेसिप्रोकेटिंग इंजन और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। सेकंड इन्वर्जन में आते हैं बिटवर्ड क्विक रिटर्न मैकेनिज्म और रोटरी इंजन मैकेनिज्म। थर्ड इन्वर्जन में आता है ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजन और सेकंड रहता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म। फोर्थ इन्वर्जन में आता है हैंड पंप और पेंडुलम पंप, ठीक है। हैंड पंप इसी को हम क्या कहते हैं, पेंडुलम पंप भी बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ इन्वर्जन रहता है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का। और डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट इन्वर्जन के अंदर आता है इलिप्टिकल ट्रेमल और सेकंड इन्वर्जन का एग्जांपल रहता है हमारा स्कॉच यॉक मैकेनिज्म और थर्ड इन्वर्जन का एग्जांपल है हमारा ओल्डहैम्स कपलिंग, ठीक है। तो ये सिंगल स्लाइडर का हो गया, ये डबल स्लाइडर का हो गया और ये है हमारा क्वाड्रिक साइकिल चेन, इसी को हम फोरवार चेन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। फोरवार चेन मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है डबल क्रैंक मैकेनिज्म, इसका एग्जांपल होता है कपलिंग रॉड ऑफ ए लोकोमोटिव। लोकोमोटिव जो कपलिंग रॉड होती है इस तरीके से हमारा रहता है ये, ठीक है, पैरेललोग्राम टाइप का। तो ये हमारा क्या है, डबल क्रैंक मैकेनिज्म का एग्जांपल है। सेकंड है क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म,
इसका एग्जांपल होता है बीम इंजन, ठीक है, जो अपन सिलाई मशीन में यूज करते हैं बीम इंजन। और थर्ड है डबल लीवर मैकेनिज्म या डबल रॉकर मैकेनिज्म, तो इसका एग्जांपल होता है वॉट इंडिकेटर मैकेनिज्म, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के अंदर आता है हमारा एकरमैन स्टीयरिंग गियर इज अ 4 लिंक मैकेनिज्म हैविंग 4 टर्निंग पेयर। तो एकरमैन स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म कैसा होता है, इस तरीके से हमारी ये जो 4 व्हील होती है, तो इसमें क्या होता है टर्निंग पेयर रहते हैं, सिर्फ कैसे होते हैं 4 टर्निंग पेयर होते हैं। ये हमारा क्या है 4 व्हील मैकेनिज्म, 4 व्हील स्टीयरिंग होगी, तो यहाँ से इस तरीके से हमारा क्या रहता है ये मैकेनिज्म रहता है। तो यहाँ पे एक टर्निंग पेयर रहता है, यहाँ पे एक टर्निंग पेयर, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो ये कैसा होता है हमारा 4 बार मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो इसलिए एकरमैन स्टीयरिंग गियर भी हमारा क्या है 4 बार मैकेनिज्म का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब क्वाड्रिक साइकिल चेन 4 बार चेन मैकेनिज्म, 4 बार चेन मैकेनिज्म किसका है हमारा एकरमैन स्टीयरिंग, तो ए का हो गया थर्ड। सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म, तो सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का 4th इन्वर्जन हमारा क्या था पेंडुलम पंप, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5th। तो ए का हो गया थर्ड, ए का थर्ड और बी का 5th, मतलब ऑप्शन नंबर डी में है। और डबल स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का हो जाएगा हमारा इलिप्टिकल ट्रेमल, ठीक है, सी का हो गया 1। और डी का क्या है हमारा ये हो जाएगा क्रॉस स्लाइडर क्रैंक चेन मैकेनिज्म का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ये। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 434। इसमें पूछा गया है फ्रेंड्स ए फ्लाईव्हील इज फिटेड टू द क्रैंकशाफ्ट ऑफ एन इंजन हैविंग ई अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड वर्क पर रिवॉल्यूशन and permissible limits of coefficient of fluctuation of energy and speed as Ke and Ks respectively. The kinetic energy of the flywheel is given by। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। एक फ्लाई व्हील है जिसको क्रैंकशाफ्ट कर लगाया गया है इंजन के, जिसकी जो ई दी गई है अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड वर्क पर रिवॉल्यूशन, ठीक है, परमिसिबल लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और स्पीड दिए गए हैं के ई एंड के एस। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फ्लाई व्हील की, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी ई इक्वल टू होता है हमारा, ये यहाँ पे एनर्जी है, तो ई इक्वल टू होता है हमारा आई ओमेगा स्क्वायर के एस। के एस क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो के एस इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे ई अपॉन आई इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, 1 ई अपॉन हो जाएगा 1/2 इंटू में 2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है ई के बराबर है, ठीक है। तो ई आ गया यहाँ पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई अपॉन 2 ई, ठीक है। ई से मल्टीप्लाई कर दिया, ई से डिवाइड कर दिया, ई क्या है यहाँ पे ये है अमाउंट ऑफ इंडिकेटेड वर्क पर रिवॉल्यूशन, तो ई से डिवाइड कर दिया, ई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ई जो स्मॉल ई अपॉन कैपिटल ई है, ये जो रेशियो होता है वो हमारा क्या कहलाता है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा ई को इधर लेके जाएंगे तो के एस को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी के ई इंटू में कैपिटल ई अपॉन में 2 इंटू में के एस। के ई क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी और ई क्या है इंडिकेटेड वर्क पर रिवॉल्यूशन अपॉन में 2 इंटू के एस। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 435। इसमें पूछा गया है ए हर्टनेल गवर्नर हैज इट्स कंट्रोलिंग फोर्स एफ गिवन बाई एफ इक्वल टू पी प्लस में क्यू आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ वॉल्स एंड पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन रहती है हमारी हर्टनेल गवर्नर की कंट्रोलिंग फोर्स के लिए। पी प्लस में क्यू इंटू आर, पी और क्यू क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, आर रेडियस है बॉल की। तो गवर्नर जो रहता है आइसोक्रोनस कब कहा जाएगा ये पूछा गया है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं, ये स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर के लिए ये कंडीशन रहती है हमारी। ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ए आर माइनस बी, यहाँ पे ए आर लिया गया है पी और क्यू को, बी यहाँ पे किसके बराबर है पी के, और ए किसके बराबर है क्यू के बराबर है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव होता है, पी की वैल्यू क्या है नेगेटिव और ए की वैल्यू पॉजिटिव है, तब ये क्या कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और जब
ए की वैल्यू पॉजिटिव है और पी की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। मतलब अगर दूसरे तरीके से देखें तो ये हमारा क्या है, कंट्रोलिंग फोर्स कर्व है और ये हमारा क्या है, स्पीड कर्व है। तो जब ये कंट्रोलिंग फोर्स क्या करता है, ये वाई एक्सिस को कहाँ पे नीचे कट करेगा तो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है, और ये यहाँ पे ऊपर कट करता है एक्स एक्सिस के, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आइसोक्रोनस कंडीशन के लिए क्या कहलाता होता है, जो P की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, और Q की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव रहेगी। तो ये यहाँ पे FC इक्वल टू हो जाता है A इंटू में R। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से स्पीड कर्व और कंट्रोलिंग फोर्स कर्व दोनों क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा क्या है, आइसोक्रोनस गवर्नर के लिए कंट्रोलिंग फोर्स डायग्राम है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, P की वैल्यू क्या रहेगी 0 एंड Q की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 436। इसमें पूछा गया है द प्लॉट्स ऑफ कंट्रोलिंग फोर्स वर्सेस रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल ऑफ द स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर्स आर शोन इन द गिवन फिगर। ए स्टेबल गवर्नर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कर्व लेबल्ड। तो इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए जो कर्व होगा वो कौन सा होगा कंट्रोलिंग फोर्स का, वो पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा कंट्रोलिंग फोर्स के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कंट्रोलिंग फोर्स यहाँ पे कट करता है इस तरीके से। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स, इस तरीके से, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, कंट्रोलिंग फोर्स यहाँ पे कट करेगा इस तरीके से। तो ये हमारा स्टेबल के लिए हो जाएगा, ये अनस्टेबल के लिए हो जाएगा, और ये आइसोक्रोनस के लिए हो जाएगा, ये भी अनस्टेबल के लिए रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कर्व फोर्थ हो जाएगा। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 437। इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कंप्लीटली बैलेंस सेवरल मासेज रिवॉल्विंग इन डिफरेंट प्लेन्स ऑन ए शाफ्ट। एक शाफ्ट के ऊपर कई मासेज लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको कंप्लीटली बैलेंस किसके द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए सिंगल मास इन वन ऑफ द प्लेन्स ऑफ द रिवॉल्विंग मासेज। ऑप्शन बी है ए मास इन अ डिफरेंट प्लेन, टू मासेज इन एनी टू प्लेन्स, टू इक्वल मासेज इन एनी टू प्लेन्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेज इन डिफरेंट प्लेन्स है। इसमें एक रोटर लगा हुआ है, रोटर क्या कर रहा है, एक रिवॉल्व कर रहा है हमारा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से। इसके ऊपर लगे हुए, इस रोटर के ऊपर अलग अलग मासेज लगे हुए हैं M1 M2 M3 इस तरीके से। तो लेट देयर बी द रोटर रिवॉल्विंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। M1 M2 M3 आर द मासेज अटैच टू द रोटर एट रेडियस R1 R2 एंड R3। ये रेडियस R1 R2 R3 पर मासेज क्या लगे हुए हैं, अटैच है यहाँ पे। ये R1 रेडियस पर M1, ये R2 रेडियस पर M2 और R3 रेडियस पर ये M3 है। ठीक है, और जिनकी जो लेंथ है एक रेफरेंस प्लेन से, ये रेफरेंस प्लेन है हमारा, यहाँ रेफरेंस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो ली गई है L1 L2 और L3 एंड ये। ठीक है, तो जब ये रोटेट करते हैं, ये मासेज जब रोटेट करते हैं तो अनबैलेंस्ड फोर्सेज आते हैं इसके अंदर रेफरेंस प्लेन के रेस्पेक्ट में। तो वो क्या होते हैं हमारे यहाँ, इस M1 मास के कारण आता है M1 R1 ओमेगा स्क्वायर, M2 के कारण M2 R2 ओमेगा स्क्वायर एंड M3 R3 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होगा, रोटेट करेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जनरेट होंगे। ठीक है, इस रेफरेंस प्लेन के अबाउट। तो ये हमारे क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेज आते हैं। ठीक है, इन अनबैलेंस्ड फोर्सेज के कारण क्या आएंगे, अनबैलेंस्ड कपल्स भी आएंगे। तो कपल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, M1 R1 ओमेगा स्क्वायर L1, M2 R2 ओमेगा स्क्वायर L2 एंड M3 R3 ओमेगा स्क्वायर L3 विच में बी रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर्स पैरेलल टू द रेस्पेक्टिव फोर्स वेक्टर। तो ये इस तरीके से हम इसका वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं। ये हमारा रोटर है, इसके अबाउट ये हमारे मासेज लगे हुए हैं इसमें, ये M1 M2 M3। इनको कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन हमारी क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक इक्वेशन हमारी क्या आती है, ये आती है M1 R1 ओमेगा स्क्वायर प्लस में M2 R2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में M3 R3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और दूसरी क्या होगी, कपल्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो M1 R1 L1 ओमेगा स्क्वायर प्लस में M2 R2 L2 ओमेगा स्क्वायर प्लस में
m3 r3 l3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन है, एक फोर्स की इक्वेशन है, एक कपल्स की इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन जब सेटिस्फाई हो जाएंगी तब हमारा सिस्टम क्या कहलाएगा, कंप्लीटली बैलेंस्ड कहला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो ये क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेज रह जाएंगे उसके अंदर, या अनबैलेंस्ड कपल्स रह जाएंगे। तो ए मास placed in the reference plane may satisfy the force equation, but the couple equation is satisfied only by the two forces in different transverse planes। जो फोर्स इक्वेशन है वो उसको तो सेटिस्फाई किया जा सकता है एक मास को प्लेस करके, ठीक है, लेकिन जो ये अनबैलेंस्ड कपल्स की जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता है। इसको तभी सेटिस्फाई किया जा सकता है जब दो जो मास हम प्लेस कर रहे हैं वो मास हमारे क्या हो, दो डिफरेंट ट्रांसवर्स डिफरेंस प्लेन में हो, मतलब दो मासेज को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। दस इन जनरल टू प्लेन्स आर नीडेड टू बैलेंस ए सिस्टम ऑफ रोटेटिंग मासेज। तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए इंट्रोड्यूस टू काउंटर मासेज mc1 एंड mc2 एट रेडियस rc1 एंड rc2। तो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम दो मासेज लगाते हैं, दो डिफरेंट प्लेन्स में, एक ये PO प्लेन में और दूसरा Q प्लेन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों अलग अलग प्लेन्स में हम क्या लगाते हैं, दो मासेज लगाते हैं। mc1 ये लगाया गया है, यहाँ पे mc2, इस तरीके से एक कपल इक्वेशन रहती है और एक रहती है फोर्स इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए दो मासेज की आवश्यकता पड़ती है और वो भी दो डिफरेंट प्लेन्स में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू मासेज इन एनी टू प्लेन्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विद सिंबल्स हैविंग द यूजुअल मीनिंग द सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो ये हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए दिया गया है, mx डबल डॉट प्लस में cx प्लस में kx इक्वल टू f साइन ओमेगा t रिप्रेजेंट। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन विद डैम्पिंग। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं फ्रेंड्स हम। अब देखते हैं नेक्स्ट 439, इन द टू रोटर सिस्टम शोन इन द फिगर ए नोड ऑफ द वाइब्रेशन इज सिचुएटेड। तो इसका जो नोड होगा वो कहाँ पे होगा हमारा, ये हम टू रोटर सिस्टम देख चुके हैं फ्रेंड्स। ये I1 इसका वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो नोड होगा वो कहाँ हो जाएगा हमारा, जो छोटा वाला रोटर है उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा और जो बड़ा वाला रोटर है उससे उसके पास में रहेगा। तो इस तरीके से I2 हमारा क्या है, ये इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसके पास में रहेगा। ठीक है, तो बिटवीन I1 एंड I2 नियरर टू I1, तो ये इसका क्या होगा, I1 I2 के बीच में नियरर टू I2, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसके पास में रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 440। इसमें पूछा गया है, A simple spring mass vibrating system has a natural frequency of n if spring stiffness is half and the mass is double then the natural frequency will become। एक स्प्रिंग वाइब्रेटिंग सिस्टम दिया गया है जिसमें नेचुरल फ्रिक्वेंसी दी है, n दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसकी स्प्रिंग स्टिफनेस को क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए और जो मास है उसको डबल किया जा रहा है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारी नेचुरल फ्रिक्वेंसी रहती है 1/2 पाई अंडर रूट में s/m इक्वल टू n। तो n2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग स्टिफनेस को हाफ कर दिया, यहाँ पे s/2 हो गया और मास को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा s/4m। तो यहाँ से अपन कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो 1/2 पाई अंडर रूट में s/m। तो ये क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी n2 इक्वल टू इनिशियल फ्रिक्वेंसी उसकी हाफ हो रही है तो n/2। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इनवॉल्यूट गियर्स द प्रेशर एंगल इज। तो ये हम लास्ट वाले लेक्चर्स में अच्छे से देख चुके हैं फ्रेंड्स। इनवॉल्यूट गियर्स में जो प्रेशर एंगल रहता है वो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑलवेज कांस्टेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 442। इसमें दो लिस्ट दी गई है, इनको मैच करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, क्वार्टर जॉइंट क्या होता है। क्वार्टर जॉइंट होता है, इट इज मेनली यूज टू कनेक्ट रिजिडली टू रॉड्स विच ट्रांसमिट मोशन इन एक्सियल डायरेक्शन विदाउट रोटेशन। दीज जॉइंट्स में बी सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेज अलोंग द एक्सेस ऑफ द रोड।
तो जो क्वार्टर जॉइंट होता है वो हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, टू रिजिडली रॉड्स को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जो क्या करता है एक्सियल डायरेक्शन में मोशन को ट्रांसमिट करता है विदाउट रोटेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्वार्टर जॉइंट होता है। नकल जॉइंट में क्या होता है, ए नकल जॉइंट इज यूज टू कनेक्ट द टू रॉड्स विच आर अंडर द टेंसाइल लोड when there is requirement of a small amount of flexibility or when angular movement is necessary, जिसमें एंगुलर मूवमेंट क्या हो, जरूरी हो, और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता हो। तो इस कंडीशन में टू रॉड्स को जोड़ने के लिए जो टेंसाइल लोड के लिए सब्जेक्टेड है, तो इस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, नकल जॉइंट का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टर्न बकल। टर्न बकल का क्या यहाँ पे यूज किया जाता है, टर्न बकल और एक कपलर इज अ मैकेनिकल जॉइंट used to connect two members which are subjected to tensile loading which requires slight adjustment of length or tension under loaded condition। तो जो बकल और टर्न बकल और कपलर जो रहता है एक मैकेनिकल जॉइंट रहता है, इसका यूज अपन दो मेंबर्स को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं टेंसाइल लोडिंग के लिए सब्जेक्टेड रहते हैं, जिसमें क्या होता है जो लेंथ होती है स्लाइटली उसको आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसे टर्न बकल कहते हैं। रिवेटेड जॉइंट क्या होते हैं, ये परमानेंट जॉइंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, परमानेंट जॉइनिंग ऑफ द पार्ट्स बाय मींस ऑफ द रिवेट्स यूज्ड मेनली फॉर फास्टनिंग सीट्स एंड शेप्ड रोल मेटल। तो ये हमारे परमानेंट जॉइंट होते हैं, रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, क्वार्टर जॉइंट क्या होते हैं, इनका यूज किया जाता है रिजिडली टू रॉड्स को कनेक्ट करने के लिए। रिजिडली कनेक्ट्स टू मेंबर्स या टू रॉड्स, तो ए का क्या हो गया टू। नकल जॉइंट्स क्या होते हैं, इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की होती है नकल जॉइंट में, एंगुलर मोमेंटम हो और ज़रूरी है, तो बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कनेक्ट टू रॉड्स और बार्स परमिटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो बी का क्या हो गया 1। ठीक है, थर्ड है टर्न बकल। इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कनेक्ट टू रॉड्स हैविंग थ्रेडेड एंड। टर्न बकल का यूज करते हैं हम थ्रेडेड एंड में। ठीक है, जिसमें स्लाइट एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, सी का हो गया 3rd। और रिवेटेड जॉइंट का क्या हो जाएगा, परमानेंट जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट होते हैं हमारे परमानेंट जॉइंट, तो डी का हो गया 4th। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 443। इन अ बेल्ट ड्राइव इफ पुली डायमीटर इज डबल कीपिंग द टेंशन एंड बेल्ट विड्थ कांस्टेंट देन इट विल बी नेसेसरी। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स। इसका होता है अगर बेल्ट ड्राइव है उसकी पुली की डायमीटर को डबल कर दिया जाता है, तो टेंशन को और बेल्ट विड्थ को कांस्टेंट रखने के लिए अपन क्या करते हैं, की जो विड्थ है उसको क्या किया जाता है, वेरी किया जाता है। ठीक है, इंक्रीज किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बॉडी इन मोशन विल बी सब्जेक्टेड टू कोरियोलिस एक्सेलरेशन व्हेन दैट बॉडी। तो कोरियोलिस एक्सेलरेशन कब होता है, जब इस तरीके से हमारी कोई लिंक है, इसके ऊपर कोई स्लाइडर है वो क्या कर रहा हो, भी वेलोसिटी से मूव करता है, और ये लिंक हमारी क्या करती है, एंगुलर वेलोसिटी से मूव करती है। तो इन दोनों के कारण क्या होता है, जब इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन मोशन हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, ये एंगुलर मोशन हो रही है। तो ये ट्रांसलेशन और एंगुलर मोशन के कारण ही हमारा क्या आता है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है वो, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन प्लेन मोशन विच इज रिजल्टेंट ऑफ प्लेन ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन का क्या है, ये रिजल्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 445। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए राउंड बार इन अ राउंड होल फॉर्म से टर्निंग पेयर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। जैसे ये हमारा एक राउंड बार है, और ये हमारा क्या है, इस तरीके से दिया गया है ए राउंड बार, इसके अंदर क्या है, ये राउंड होल है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये हमारा टर्निंग पेयर बनेगा, ये टर्न करेगा, टर्न कर सकता है, तो इसके कारण क्या होगा, ये टर्निंग पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है ए स्क्वायर बार इन अ स्क्वायर होल फॉर्म से स्लाइडिंग पेयर। तो ये भी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार है इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर होल है इस। ठीक है, रेक्टेंगुलर होल से तो ये क्या कर सकता है, इस डायरेक्शन में बस मूव कर सकता है, स्लाइड कर सकता है, रोटेट नहीं कर सकता है। रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लाइड कर सकता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्लाइडिंग पेयर बनेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। थर्ड है
ए वर्टिकल शाफ्ट इन अ फुट स्टेप बियरिंग फॉर्म्स ए सक्सेसफुल कंस्टेंट। तो ये भी हम अच्छे से देख चुके हैं फ्रेंड्स, सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन कौन सी होती है और अनसक्सेसफुल कंस्टेंट मोशन कौन सी होती है। ये इस तरीके से हमारी क्या है, फुट बियरिंग है, ठीक है, इस तरीके से ये बियरिंग है। तो इसके अंदर क्या है, ये शाफ्ट है हमारा, वो क्या कर सकता है, एक टाइम पे एक ही मोशन हो सकती है इसके अंदर, एक टाइम पे रोटेट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है, ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। तो इसको कहते हैं हम सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों करेक्ट हैं, तो 1 2 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।